तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आने वाले दिनों में उनका एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महासंग्राम वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से देखे जाने वाले क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन उनको मैं लेकर आया हूँ। आप लोग यदि इतना हल कर लेते हैं तो आप लोगों का 100% 70 नंबर का होता है तो आप लोगों के 50-60 नंबर तो एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ही पूरा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसको लास्ट तक आप लोगों को देखना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वैसे 12 पेज हैं तो 12 पेजों में पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, एक साथ में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आप लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लेना है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कर ही लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यताएं क्या है। यानी कि यदि आप लोगों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आपको बनना है, माना कि आप ग्रेजुएशन करके फिर आप लोग उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर योग्यताओं में आप लोगों को अनुच्छेद 217 यानी कि अनुच्छेद 217 में क्या दिया गया है यहाँ पर कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय की कुछ योग्यताएं क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। ये भारत के लिए है। यहाँ पर भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योगदान होना चाहिए, ये भारत के लिए है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिकता उसको प्रदान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि कोई विदेशी आया और वो 5 वर्ष तक भारत में रहा या 10 वर्ष तक भारत में रहा और उसको भारत की नागरिकता मिल गई तो वो भारत का न्यायाधीश बन जाएगा, नहीं। इसके लिए एक अलग प्रावधान होता है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। बाकी देखते हैं कि भारत के दूसरा टॉपिक जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। साथ साथ में क्या है, 10 वर्ष तक न्यायिक पद यानी कि वकील वकालत कर रहा हो या फिर हाई कोर्ट वगैरह या मतलब कहीं पर भी छोटे मोटे केसों में उसका 10 वर्ष तक रहा हो रजिस्ट्री। फिर अथवा यानी कि अथवा और करके कुछ और दिया गया यहाँ पर कि किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वहाँ पर बहस करने वाला रहा हो, यानी कि वकील रहा हो। और उसकी आयु क्या हो, कम से कम 62 वर्ष से कम हो, यानी कि 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 62 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग्यताएं, और इसके साथ साथ इसका संरचना और गठन भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग टॉपिक बना दिया था वीडियो, उसको आप लोग देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। विधानसभा और विधान परिषद में आखिर क्या संबंध है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है या संबंध है। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दोनों सदनों में कोई विशेष गतिरोध नहीं रहा, यानी कि कोई इसमें विशेष अंतर नहीं है। 5वीं विधानसभा तक ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया हो और उसे विधान परिषद में पारित न किया हो। कुछ गतिरोध 1977 में आया जब विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार थी और विधान परिषद में कांग्रेस का बहुमत था। 1979 ईस्वी में विधानसभा ने यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया, लेकिन विधान परिषद ने उससे पारित नहीं किया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब जिसे विधानसभा पारित कर दिया हो और उसे विधान परिषद ने पारित न किया हो, यानी कि 5वीं विधानसभा तक कोई ऐसा विधेयक था ही नहीं जिसे विधानसभा पारित कर दे और विधान परिषद पारित ना करे। फिर क्या कुछ गतिरोध थे कब, 1977 में, जो विधानसभा में जनता की पार्टी की सरकार थी तो विधान परिषद में क्या था, कांग्रेस का बहुमत था। तो इसलिए यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट में विधानसभा ने बिल पारित कर दिया और विधान परिषद ने उसे पारित नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ आगे क्या होता है, मुलायम सिंह के समय 1991 में उस समय गतिरोध की स्थिति आ गई। गतिरोध क्या होता है, यानी कि जब विधान परिषद और विधानसभा दोनों पारित ना करे, एक पारित कर दे दूसरा पारित ना करे, यानी बिल पास ना करे, तो इसे गतिरोध कहते हैं। यानी कि ये उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखने को मिला है कि अगर एक विधेयक बिल पारित कर देती है तो दूसरा बिल पारित ना करे। तो यहाँ पर मुलायम सिंह के
समय में जब विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित होने के बाद दोनों सदन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ पर सभापति द्वारा जब विरोध जताया गया तो मुलायम सिंह विधान परिषद को अनावश्यक समझने लगे, लेकिन गतिरोध वहीं पर समाप्त हो गया। क्या हुआ? इसके बाद दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं हुआ है। कब? 1991 के बाद अब तक दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं हुआ है। मुलायम सिंह उसे अनावश्यक समझने लगे थे। ये सब आपको बहुत ही आसानी से इजीली पूर्वक लिखना है, बहुत ही सोच समझकर। आप लोग अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और इसमें आप लोगों को याद कुछ नहीं करना है, बस समझना है थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट। आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सब तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां बताइए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि सभी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एकदम आने ही आने वाले हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आप लोगों का और 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। लिखित राज्यों में राज्यपालों को कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 यानी कि आर्टिकल 163 में किया गया है। अनुच्छेद 163 सप्लोज आई में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वविवेक से अपने कार्य को करेगा, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये क्या कहा गया है यहाँ पर? सप्लोज 1 में 163 सप्लोज 1 में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह सेवा विवेक से अपने कार्यों को करेगा। दोस्तों आज कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं तो थका लगने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। तो क्या कहता है कि जो स्वविवेक से अपने कार्य को करेगा तो वह उन बातों को छोड़कर अपने कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस प्रकार से कुछ स्वविवेकी अधिकार प्राप्त हैं जिसके आधार पर उसके द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद को भंग करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, यानी कि जब कभी भी अधिवेशन की बैठक हो तो वह अधिवेशन बुला सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, विधानसभा को भी भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति को राज्य की ताजा स्थिति से अवगत कराना, यानी कि जो राष्ट्रपति को राज्य की जो इस समय स्थिति है प्रेजेंट टाइम में कि कैसी स्थिति है क्या नहीं है, वो पूरा राज्यपाल का काम होता है बताने का। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देना, यानी कि यदि मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई मुकदमा जारी हो रहा है उसको अनुमति दे सकता है, यानी कि यदि मुख्यमंत्री गलत रास्ते पर चल रहा है या गलत काम कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो यहाँ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। उसी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं निर्देश भेजना। विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं निर्देश भेजना किसका काम है? ये राज्यपाल का काम है। और विधानसभा की कार्यवाही के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करना, ये भी किसका काम है? विधानसभा की कार्यवाही के लिए, तो ये भी काम है किसका? कार्य है, ये है राज्यपाल का। अब यहाँ पर मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, यानी निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो दोनों सदनों में निम्न अंतर देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों, दोनों में निम्न, सदन नहीं कह सकते यहाँ पर। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग है। नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। मूल अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मूल अधिकार का आधार राजनीतिक समानता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत यानी कि आधार सामाजिक और धार्मिक समानता है, यानी उसका आधार राजनीतिक समानता है और निर्देशक सिद्धांत का आधार धार्मिक समानता है। इसी के साथ साथ चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संविधान के मूल ढांचे में सामान्यतः कौन से विषय आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना और अच्छे से इसको लिख लेना कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से सहमत रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्न बातें अवश्य आती हैं। संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये है आप लोगों का भारत के संविधान के मूल ढांचे में जो विषय आते हैं।
बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग देख लेना एक बार। प्रश्न, क्या संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन का काम कर सकती है नहीं। अब देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक आ गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं भी, 4 पेज 6-8 पेज हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि जिस राज्य का कोई अपना कोई धर्म ना हो, उसके लिए सभी धर्म समान हो, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये तो अब कहने भद्र का मात्र का रह गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पक्षपात, भेदभाव और सब कुछ देखने को मिल रहा है आप लोग को। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की अलग लड़ाई चल रही है, उसी के साथ साथ जैन धर्म वाले अपना अलग ही मत स्थापित कर रहे हैं, बौद्ध वाले अलग ही, और साथ साथ में यहाँ तक कि हिंदुओं में भी अनुसूचित जाति और जो उच्च जातियाँ उनको लेकर हमेशा धर्मनिरपेक्षता ही चलती रहती है। तो इस प्रकार से अब हम भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कह सकते। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, जिसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, सभी धर्म एक समान हो, किसी के अंतर्गत कोई भेदभाव ना किया जाए, उससे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। लेकिन अब भारत में ऐसा कुछ नहीं बचा है, हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है। यहाँ पर हमेशा भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, और ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कह सकते, कहने भर का मात्र का था ये पहले, अब नहीं है। क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य होता तो फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, और उसके बाद से यदि हुआ तो भी अभी भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। ये बोलना धर्म नहीं है। और आप लोग को आपको देखने को मिल रहा होगा ना, बीजेपी है, बीजेपी क्या कर रही है, वो अपना धर्म जो है सनातन धर्म उसको लेकर चल रहा है। बाकी सब लोग क्या है कि सनातन धर्म का कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। जो बीजेपी हो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, बाकी अन्य जो समाज हैं, वो अन्य जो दल हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो सनातन को तो कम लेकिन इस्लाम धर्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो इसीलिए बीजेपी की ज़्यादा महत्ता दिखाई दे रही है इस समय। तो हम कैसे मान लें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई धर्म नहीं यहाँ पर बताया गया है, लेकिन सरकार अब धर्म के हिसाब से चल रही है, धर्म के हिसाब से सरकार बन रही है, धर्म के हिसाब से सरकार गिर रही है। तो सब कुछ अब धर्म के नाम पर हो रहा है, तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कह सकते। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों का समान आदर दिया जाता है। यहाँ पर भाई मूर्तियों पर पथराव किया जाता है, और अब क्या बताएं, मैं भी बाद में विवादित हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बस अब इतना है कि धर्मों को समान आदर दिया जाता है, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में संविधान लागू होने के समय से धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि कर दी गई। कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है। किसी विशेष धर्म का पालन करने के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो या क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार और नीति सिद्धांत के संबंध, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यताएं, विधान परिषद विधानसभा में अंतर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पुराने मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग सॉल्व करके अच्छा खासा अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।